हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे। अक्सर ये टॉपिक समझ में आता नहीं है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसको हमने एकदम इजी करके समझाने की कोशिश की है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और जो पॉइंट्स हमने बताए हैं उसको नोट भी कर लीजिएगा, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन पे होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है हमने। इसमें देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है क्रिस्टी के फॉर्म में, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। जो ये हमने डॉट डॉट किया हुआ है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन पे होता है, पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए क्रेब्स साइकिल के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स साइकिल चलती है। उसके बाद होता क्या है, NADH प्लस H प्लस FADH2 प्रोड्यूस होते हैं। इसको हम NADH2 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखा इसी तरीके से जाता है। NADH और FADH2 प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन वो ऑक्सीडाइज नहीं होते। ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसीलिए लिखा है कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद ऑक्सीडेशन भी होता है और ATP भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ATP प्रोड्यूस कहाँ से होती है? NADH और FADH में के बॉन्ड्स पे बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उसी से ATP का प्रोडक्शन होता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है। फॉस्फोराइलेशन मतलब ATP का प्रोडक्शन। ठीक है, तो ETC के बाद ये। अब देखिए मैंने डायग्राम बनाया है, वही इनर मेम्ब्रेन है जिसको हमने जूम करके बना दिया है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। देखिए इसको हमने लेबल भी कर दिया है। अब इनर मेम्ब्रेन पे कई सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इन एंजाइम्स का हमने यहाँ नाम लिखा हुआ है, 4 अलग अलग एंजाइम हैं, C1, C2, C3, C4। ठीक है, C1 जो होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज, इसको हम कॉम्प्लेक्स 1 भी कहते हैं। C2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहलाता है। C3 साइटोक्रोम C रिडक्टेज कहलाता है। C4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कहलाता है। ये रिडक्टेज है, ये ऑक्सीडेज है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन कराएगा। और एक ये इस तरीके से पाइप जैसा ATP सिंथेज बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये सारे के सारे एंजाइम्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके यहाँ तक पहुँचाते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो फिर आगे क्या होता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने चारों के चारों कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स 1 का नाम इस तरह से लिख दिया है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम C रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। अब देखिए मेन डायग्राम, फिर से वही डायग्राम हमने बना दी है। इसमें हमने आउटर मेम्ब्रेन नहीं बनाई है क्योंकि उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बना दिया है, ये इनर मेम्ब्रेन बना दिया है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स वाला रीजन है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जो NADH प्लस H प्लस प्रोड्यूस हुआ था कहाँ पे, क्रेब्स साइकिल में वो आता है, और वो उसको ये जो हमारा एंजाइम है C1 वाला एंजाइम NADH डिहाइड्रोजिनेज, वो इसको NAD प्लस में कन्वर्ट करता है। 2 हाइड्रोजन इसके जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, या इसी के 2 हाइड्रोजन एक कह सकते हैं बाहर निकल गए। 2 हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, तो जो उनके मतलब करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहीं रह जाते हैं और वो इधर से ट्रांसफ़र होते हैं। तो H प्लस बाहर निकलता है 2, और 2 इलेक्ट्रॉन ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो यूबिक्विनोन को दे देता है। ये कोएंजाइम Q ये बना हुआ है, ये क्या करता है, घूमता रहता है कोएंजाइम Q, जहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलता है वहाँ से लेकर के वो इसको देता है। ठीक है, ये C3 को देता है। मतलब C3 ने समझो इसको कहा हुआ है कि कोएंजाइम Q में कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले बस मेरे पास लेकर के आना। तो कोएंजाइम Q को यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिला, यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, वही इलेक्ट्रॉन फिर आगे यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, यहाँ पर रुका हुआ है। अब देखिए FADH2 भी तो बना है, ये भी जब FAD प्लस में चेंज होगा तो ये H प्लस रिलीज़ करेगा, लेकिन यहाँ H प्लस ट्रांसफ़र नहीं हो पाया क्योंकि C2 छोटे साइज़ का है, ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो खैर इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, कोई H प्लस का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा NADH वाला इलेक्ट्रॉन गया था, यहाँ जब NADH वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता है तो फिर से ये वाला कॉम्प्लेक्स भी अंदर से 2 H प्लस को बाहर ट्रांसफ़र करता है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी कॉम्प्लेक्स में पहुँचेंगे वो कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, तुरंत 2 H प्लस बाहर निकालेगा और उसको आगे भेज देगा। तो इस कॉम्प्लेक्स को जब NADH से 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो इसने इसको आगे बढ़ा दिया और 2 H प्लस बाहर फेंक दिए। इसको जब 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो इसने आगे नहीं बढ़ाया लेकिन 2 H प्लस बाहर फेंक दिए।
ठीक है। तो जब NaDH वाले इलेक्ट्रॉन ट्रेवल किए तो यहाँ से भी H+ 2 बाहर हुए, यहाँ से भी 2 H+ बाहर हुए, यहाँ से भी 2 H+ बाहर हुए। अब FAD वाला जो ट्रांसफ़र हुआ था इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तो किसी H+ का ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, लेकिन जब उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा जो नीचे हमने बनाया हुआ है, तो उसने भी 2 H+ ट्रांसफ़र किए फिर से। और फिर जब FADH2 का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा तो फिर से 2 H+ का ट्रांसफ़र हुआ। मतलब ये कि टोटल जो हमने ऊपर लिखा हुआ है 2H+ वो हमारा NaDH से आया है, और नीचे 2H+ हम लिख दे रहे हैं वो हमारा FADH2 से आएगा। तो FADH ने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए? 2 ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, लेकिन उसकी वजह से 4 H+ बाहर निकल गए, और NaDH2 की वजह से 6 H+ बाहर निकल गए। अब क्या हुआ, बाहर सारा पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, नीचे अंदर की साइड में यहाँ मैट्रिक्स में निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ FADH2 वाले भी आ गए और NaDH2 वाले भी आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए 4 H+ आए और ऑक्सीजन आया। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो ऑक्सीजन तो आएगा ही, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 4 H+ इसको कंपनसेट करने के लिए आए और वाटर बना दिया उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कहानी ख़त्म हो गई। अब बाहर H+ इतना ज़्यादा हो गया है, उसको अंदर लाने का काम करता है ATP सिंथेज। जैसे ही 2 H+ अंदर आते हैं वैसे ही एक ATP बन जाता है। 2 H+ के अंदर आने से एक ATP बनता है। तो ये बताइए कि जब NaDH ने 6 H+ ट्रांसफ़र किए हैं तो NaDH की वजह से कितने ATP बनेंगे? 3 ATP। और FADH ने कितने H+ बाहर फेंके हैं? 4, तो उसकी वजह से कितने ATP बनेंगे? 2 ATP। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी हुई है कि एक NaDH के ट्रांसफ़र होने से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं अंदर मेम्ब्रेन पर और 6 H+ आउट हो जाते हैं। कहाँ आउट होके जाएंगे? वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। और जो 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ होते हैं वो कॉम्प्लेक्स 1, 3, 4 के थ्रू ट्रेवल करते हैं, कोएंजाइम Q भी आता है, और 6 H+ बाहर कौन कौन करता है? ये भी H+ बाहर करेगा, ये भी 2 H+ बाहर करेगा, ये भी 2 H+ बाहर करेगा। तो उन कॉम्प्लेक्स के नाम हमने लिखे हैं जो NaDH के जो NaDH से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के दौरान H+ को बाहर फेंकते हैं। इसी तरह से FADH2 जब के इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करते हैं तो कॉम्प्लेक्स 3 और 4 ही केवल H+ का बाहर ट्रांसफ़र करता है। 2 H+ एंटर करते हैं जब ATP सिंथेस से अंदर, मतलब 2 H+ यहाँ से अंदर आ रहे हैं तो एक ATP प्रोड्यूस होगा। 2 H+ के अंदर आने से एक ATP प्रोड्यूस होगा, तो NaDH से 3 ATP प्रोड्यूस हो जाएंगे, FADH से 2 ATP प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि NaDH से 6 H+ बाहर होते हैं और हर 2 H+ से एक ATP प्रोड्यूस होते हैं, तो इससे 3। तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया है। लास्ट में देखिए, ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर विद इन मेम्ब्रेन एट कॉम्प्लेक्स 4, 4 इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेटेड हो गए थे। देखिए यहाँ पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेटेड हो गए थे ना, 1, 2, 3, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हुए थे, तो 4 H+ उसको बैलेंस करने के लिए आ गए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर बना दिया, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। और ATP का प्रोडक्शन फॉस्फोराइलेशन कहलाता है, इसीलिए इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, एकदम सिंप्लीफाइड। एग्जाम में ये हमने 3 पेज में लिखा हुआ है, जब एग्जाम में ये डायग्राम आप बनाएंगे तो ये आप इस तरीके से बनाएंगे, हॉरिजॉन्टली ना बना के वर्टिकली, जिससे पूरा एक पेज में आप इसको अच्छे से समझा सकें। ठीक है, ये इसी से आपके पेज भर जाएंगे और ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से एकदम सिंप्लीफाई करके इसको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।